नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश वित्त नियम भंडार क्रय नियम के संबंध में डिस्कशन करेंगे। ये नया टॉपिक है। इसमें हम स्टोर परचेज रूल कहते हैं और स्टोर परचेज रूल्स यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 5 पार्ट 1 में इसका उल्लेख है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 5 भाग 1 का जो चैप्टर 12 है का रूल 255 से 260 और जो उसमें परसिस्ट है 18, उसमें स्टोर एंड परचेज रूल के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप अगर पेपर में आए तो आप लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि बेसिक यही है। फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 5 पार्ट 1 चैप्टर 12 रूल 255 टू 260 और इसका अपेंडिक्स 18 है, परसिस्ट 18 है। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2016 में ये स्पष्ट किया गया था कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 5 भाग 1 बहुत पुराना हो गया है और इसका जो अध्याय 12 और नियम 255 है, ये लगभग 70 साल 80 साल पुराना मटेरियल है, जो इस ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक युग में वो रूल्स ऑब्सलीट हैं, समानतः लागू करने योग्य नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2016 बनाया गया था और उसमें नए सिरे से व्यवस्थाओं का निर्धारण किया गया था। तो आप अगर पेपर वर्तमान परिदृश्य में किसी पेपर सेटर ने बनाया और ऐसे पेपर सेटर ने बनाया जो कि आज के समय के अनुसार फाइनेंशियल रूल्स को प्रयोग करता है, पढ़ता है और यूज कर रहा है, तब तो वो वित्तीय हस्तपुस्तिका का कोई भी टॉपिक प्रश्न पत्र में नहीं रखेगा, ना ही परसिस्ट 18 से रखेगा और ना ही नियम 255 से 260 के बीच में कोई बात करेगा। वो उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2016 और जो समय समय पर एमएसएमई द्वारा शासनादेश निर्गत किए गए हैं, आपके सिलेबस में लिखा है कि उद्योग विभाग के द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेश। अब उद्योग विभाग की जगह पर एमएसएमई विभाग है, जिसको आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हैं, एमएसएमई। ठीक है, उनके द्वारा जो शासनादेश निर्गत किए गए समय समय पर, उसको अध्ययन करना होगा। इसके अलावा जेम गाइडलाइंस, आप लोग सभी लोग जानते हैं, अगर सरकारी कर्मचारी आप सब लोग हैं ही तो आप जानते हैं कि अब आप कोई भी, आपका कार्यालय कोई भी परचेज जेम गाइडलाइन से करता है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से करता है। जेम का फुल फॉर्म है, नीचे देखिए मैंने फुल फॉर्म लिख रखे हैं। ठीक है, और अगला जो हमारा सोर्स है भंडार क्रय नियम का, वो है जीएफआर, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017। ये भारत सरकार का जीएफआर है, लेकिन चूंकि हमारा जो स्टोर एंड परचेज है वो जेम से गाइडेड है, और जब जेम से गाइडेड है, जेम पोर्टल से होता है, तो उस पर जीएफआर लागू होता है। यूपी गवर्नमेंट के रूल्स लागू नहीं होते हैं, इसलिए आपको भारत सरकार के रूल्स को समझ के रखना पड़ेगा भंडार क्रय नियम में। फिर देखिए, एक हमने सोर्स लिया है मैनुअल फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स 2024 एडिशन है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मैनुअल 2016 जारी किया था, वैसे 2024 का सेकेंड एडिशन, पहला एडिशन बहुत पहले जारी हो चुका था इनका, तो मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स 2024 से को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब हम आपके भंडार क्रय नियम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 10 या 20 नंबर का अनिवार्य रूप से आएगा। विगत वर्षों में टिप्पणियां आई हैं और वो टिप्पणियां आप चलन में नहीं हैं। पूछा गया था कोटेशन और टेंडर में क्या अंतर है। अब देखिए, न तो कोटेशन तो आपका है ही नहीं शब्दावली,
और टेंडर और कोटेशन जो ऑफलाइन होता था अब वह भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आएगा तो आप ज़रूर लिखिएगा, हम बता भी देंगे विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में अगर जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में बता देंगे। लेकिन जो मेरा मानना है अब जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और उस पर आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ, जब आप मेरा ये लेक्चर सुने तो आप कॉपी और पेन लेकर ही बैठा करें, ऐसे ना सुने। अगर एक बार सुन लें तो उसके बाद कॉपी पेन लेकर दोबारा सुने और लिखें। तो देखिए, पहले मैंने कुछ एक्रोनिम्स इसमें उल्लेख कर दिए हैं, जिससे कि जब हम बात करें या इसके बारे में कहीं आ जाए 5 नंबर 2 नंबर या किसी प्रकार का शॉर्ट फॉर्म, तो आप लिख सकें। तो एक निगाह में मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए और लिखते जाइए। बीजी, बीजी का मतलब होता है बैंक गारंटी। इसके बारे में एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा, पहले मैं बोलता जा रहा हूँ, और जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी बैंक गारंटी, बीजी। फिर है दूसरा बीओसी, बिड ओपनिंग कमेटी। तीसरा है ईबीजी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट है, उसमें अर्न लिख गया है, आप अर्नेस्ट कर लीजिएगा, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटीज। जेम, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। जीएफआर, जनरल फाइनेंस रूल्स। जीएफआर 2017 का है, तो जीएफआर 2017 कहलाता है। जनरल फाइनेंस रूल्स भारत सरकार के हैं। जैसा कि हमारे यहाँ वित्तीय पुस्तिका चलती है, वैसे जीएफआर वहाँ पर भारत सरकार में। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीटीसी, जनरल टर्म एंड कंडीशन। जीटीई, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी। एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। L1, आपको पता ही है, जब किसी का टेंडर खुलता है तो जो L1 होता है उसी को मिलता है क्रयादेश, तो वो लोएस्ट बिडर होता है। LOA, लेटर ऑफ अवार्ड। लेटर ऑफ LOW, हाँ LOA है, लेटर ऑफ अवार्ड हो गया। अगला है LOI, लेटर ऑफ इंटेंट। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। फिर आता है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। OES, ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर। OTE, ओपन टेंडर इंक्वायरी। PAC, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। PFMS, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, अब भारत सरकार जो भी व्यय करता है या प्रदेश को पैसा भेजता है योजनाओं में, तो PFMS के माध्यम से भेजता है। PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। QCBS, क्वालिटी एंड कास्ट बेस्ड सिलेक्शन। क्वालिटी एंड कास्ट बेस्ड सिलेक्शन। RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। STC, स्पेशल टर्म एंड कंडीशन। ATC, एडिशनल टर्म एंड कंडीशन। STE, सिंगल टेंडर इंक्वायरी। TC, टेंडर कमेटी। CRAC, कंसाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। तो ये 30 एक्रोनिम्स मैंने लिखे हैं। तो ये शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाता भंडार क्रय में, तो आप अगर इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। अब देखिए, महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। जेम, अभी मैं बात कर रहा था, 2017 में भारत सरकार, यानी कि जेम भारत सरकार का ही एक SPV है, स्पेशल पर्पज व्हीकल, एक पोर्टल है। और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में एक MOU किया गया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया था
जिसमें ये कहा गया था कि चूँकि भारत सरकार में सारे विभाग कुछ भी क्रय विक्रय करते हैं तो वो जिम के माध्यम से करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी एमओयू किया गया था, एक समझौता ज्ञापन किया गया था, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना कोई भी क्रय करेगी तो अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जिम के माध्यम से ही परचेज करेगी। इसका उद्देश्य ये था कि आपको पता है कि हमने पहले बताया था कि अधिप्राप्त यानी कि प्रोक्यूरमेंट यानी कि क्रय करना। जब हम कुछ भी सरकारी क्रय करते हैं तो उसी प्रकार से हमको क्रय करना चाहिए जैसे कि मानो हम अपने धन का प्रयोग कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत धन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम देख लें कि मितव्ययता बरत रहे हैं, हम पैसे की वैल्यू हो रही है, प्रभावशीलता से हम उसका खर्च कर रहे हैं और हमारी जो सत्यनिष्ठा है वो तो प्रभावित नहीं हो रही है। हम प्राइस को रीजनेबलनेस देख रहे हैं कि प्राइस रीजनेबल है। हमको ये देखना चाहिए कि जो हम खर्च कर सामान खरीद रहे हैं उसका औचित्य है, प्रोप्राइटीनेस है। इन बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो ही हम वैल्यू फॉर मनी कर पाएंगे, सामान को अच्छे तरीके से खरीद पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया था कि और साथ साथ ट्रांसपेरेंसी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई चीज़ अगर काम करेंगे तभी हम उस चीज़ के संबंध में हम ये मानेंगे कि हमने ये परचेज ईमानदारी से किया है। तो इन सब कार्य के लिए एक जिम ऐसा पोर्टल था जिसमें कहा गया कि बायर और सेलर दोनों को इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सारा किसी प्रकार का गुड्स होगा या सर्विस होगी वो हर प्रकार की सर्विस को जिम में प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि सेलर को भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और बायर को भी कराया जाएगा और सारे प्रकार के सेलर वो कुछ भी बनाते होंगे, किसी प्रकार की सर्विस करा देते होंगे, वो सारे गुड्स, उनकी क्वालिटी, उनके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ जिम में अपलोड किया जाएगा। तो जब कोई सरकारी विभाग कुछ भी सामान परचेज करना होगा, स्टेशनरी होगा, गुड्स हो गए, आपका कोई भी सामान होगा तो वो लिस्ट अपलोड करेगा जिम में और जिम उसके अनुसार आप सर्च करेंगे कि ये सामान कौन कौन सप्लायर दे रहा है और यदि वो सामान नहीं मिलता है जिम में तो आप जिम को लेटर लिखेंगे कि ये सामान जिम में उपलब्ध नहीं है, इसकी व्यवस्था की जाए। तब वो उस सामान को अपलोड करके या अपने स्तर से सप्लायर का प्रबंध करेगा और आपको उस प्रकार के सप्लायर जो सामान को देने वाले होंगे वो जिम में मिल जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अब आप कोई भी परचेज जिम के बिना नहीं करेंगे। इस पर भी 3 प्रकार की कंडीशन लगाई गई जिम में कि आपको अगर 50,000 रुपये तक का क्रय करना है कोई सामान, आपका बिल अगर आपका प्रोडक्ट है 50,000 तक का है, आपका बिल स्टेशनरी 50,000 तक की है, तो आप जिम में जाइए और जो भी उस स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी के अनुसार सामान दे रहा है तो आप कोई भी जो सेलर है उससे आप बाई कर सकते हैं। अगर आपका सामान 50,000 से ऊपर है और ये सामान 5 लाख का है तब आपको ये देखा जाएगा कि कम से कम 3 सप्लायर, 3 मैन्युफैक्चरर, हम कहेंगे, हम मैन्युफैक्चरर शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि कम से कम 3 अलग अलग मैन्युफैक्चरर के द्वारा आपके द्वारा सामान खरीदा गया हो। अगर आपका 50,000 और 10 लाख तक के बीच का सामान है तो 50,000 से 10 लाख के बीच के लिए कम से कम 3 सप्लायर यानी कि OEM, ओरिजिनल जो आपका इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनको ध्यान रखते हुए आप करेंगे। लेकिन अब विशेष पारदर्शिता को अगर बरतना है तो अब ये कहा गया है कि आप ओपन बिड में जाएं। 50,000 से अगर 10 लाख के बीच में है तो ओपन बिड में जाना चाहिए
और बाध्यता नहीं है, लेकिन ये माना जाता है, जैसे मैंने कहा कि मितव्ययिता, इकोनॉमी और क्वालिटी तथा ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए ओपन बिड में जाना चाहिए। आपको जेम में जाकर सेलर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप बिड अपलोड कर दीजिए अपने स्पेसिफिकेशन के साथ, अपने क्वालिटी के साथ, प्रोडक्ट के साथ, और जो जो आपकी कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशन जीटीसी जो है, जनरल टर्म्स कंडीशन, वही रहनी चाहिए जो जेम में लिखी हुई हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन आपको अपलोड करनी होती है तो फिर आपको सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब नए शासनादेश में कह दिया है कि आपको अगर एडिशनल आपने टर्म्स कंडीशन लगाया, स्पेशल टर्म्स कंडीशन लगाया, तो सक्षम प्राधिकारी से, यानी कि जो भी टेंडर कमेटी का चेयरमैन है उससे ऊपर के किसी अधिकारी से या गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो जेम के माध्यम से, और जब 10 लाख से ऊपर का कोई आपको परचेज करना होता है तो आपको ओपन बिड स्पष्ट लिखा हुआ है, फिर आप ऑनलाइन ओपन बिड में जाएंगे, ऑनलाइन ओपन बिड में जाएंगे और उसको आरए करना पड़ेगा, रिवर्स ऑक्शन भी करना पड़ेगा। अब रिवर्स ऑक्शन के संबंध में हम आगे में बात करेंगे। तो अभी हमने आपको जेम के बारे में बताया। जेम एक सेल एंड परचेज करने का एक पोर्टल है जिसमें सेलर और परचेजर दोनों ही रजिस्टर्ड होते हैं। परचेजर अपने बिड को जेम पोर्टल में अपलोड करता है और सेलर रजिस्टर्ड होते हैं। सेलर अपने अपने प्रोडक्ट को जेम पोर्टल में फ्लोट करते हैं और साथ साथ जब बिड फ्लोट कर देता है बायर, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके सेलर होते हैं वो अपनी बिड को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि अपनी बोली लगाते हैं अपने सामान की उस क्वालिटी के अनुसार। तो समझ गए जेम के बारे में। अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे जिसमें हम अन्य जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं, जीएफआर, आपका बिड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, रिवर्स ऑक्शन, बीओक्यू, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।